स्वागत है दोस्तों पोशंपा के पॉडकास्ट अक्कड़ बक्कड़ के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है पुनीत कुसुम और मेरे साथ हैं सहज अजीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म मेकर शॉन मैकलिस्टर की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ सीरियन लव स्टोरी। तो सहज, इस डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको एक थोड़ा सा तुम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। और तुम इंट्रोडक्शन शुरू करो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री की एक एक अच्छी बात ये भी है कि ये यूट्यूब पर पब्लिक व्यूइंग के लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। तो जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं वो इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले उसे यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। और अगर आप हमें भी यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देने वाले हैं। आप वहां से भी उस डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच सकते हैं। सैड जी। सीरियन लव स्टोरी दो रेवोल्यूशनरीज के बारे में है और ये दोनों रेवोल्यूशनरी सीरियन रेवोल्यूशन में और सीरिया में जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही हैं उसमें मतलब हिस्सेदार हैं। आमिर और रागदा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जिस वक्त ये फिल्म शुरू होती है, जहां हमारा जो डायरेक्टर है, नरेटर है, वो आमिर से मिलता है जो पति है। और उस वक्त रागदा जेल में है। हम्म। उनके जो चार बच्चे हैं, जिनमें से एक को हम पूरी फिल्म में बहुत ही कम देखते हैं, लेकिन तीन लड़के हमें दिखते रहते हैं जिनका नाम है शादी, बॉब और काका। और एक तरह से हर कोई अपनी अपनी कहानी उसमें सुनाता जाता है। वो फिल्म अगले 5 साल के लिए शॉन मैकलिस्टर उनके साथ ही रहकर शूट करते हैं जो कुछ उनके साथ होता है। और एक बहुत लंबा सफर है किसी के भी जीवन में, और खासकर ऐसे एक सिविल वॉर टॉर्न रीजन में एक बहुत ही लंबा वक्फा है 5 साल का, जिसके दौरान फिल्म मेकर उनके साथ रहता है, उनके बहुत ही पर्सनल मोमेंट्स को शूट करता है। और हाँ, इतना कह देने के बाद आखिर में यही कहूंगा कि इतना सब होने के बावजूद फिल्म पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल है, एक लव स्टोरी है। और वो प्यार कैसे शेप होता है उसकी कहानी है। आई हाईली रिकमेंड कि कोई भी अगर बिना फिल्म को देखे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो बहुत छोटी सी फिल्म है, 1 घंटा 10 मिनट की, यूट्यूब पे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख के इस पॉडकास्ट को सुने, तब कोई बात बनेगी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और शायद जब मैंने देखी ये फिल्म तो वाकई बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। इंट्रोडक्शन तुमने दे दिया, मैं अब पहले सवाल से शुरू करता हूँ जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं। हम्म। ये एक डॉक्यूमेंट्री है और डॉक्यूमेंट्री का मतलब हुआ कि जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड हो, रियल इवेंट्स जी। पर बेस्ड हो, रियल कैरेक्टर्स हो उसमें, और उन्हें कैरेक्टर्स भी हम कहें या ना कहें, रियल जो हम्म। लोग हैं उन पर बेस्ड है। तो हमने जितने भी पॉडकास्ट किए या जिन कहानियों पर, कविताओं पर, किताबों पर, फिल्मों पर हम पॉडकास्ट करते हैं, तो हमारा सवाल होता है कि कैसी लगी तुम्हें ये किताब, कैसी लगी ये कहानी, है ना? इस तरह का सवाल होता है। लेकिन यहाँ मुझे इसके बारे में ये सवाल पूछते हुए थोड़ी झिझक हो रही है कि कैसी लगी तुम्हें ये, आगे मैं कहानी कहूं या फिल्म कहूं, क्योंकि ये कहानी और फिल्म ना हो के कुछ लोगों की रियलिटी है जो कि एक हम्म। त्रासदी में फंस गए हैं। तो मेरे लिए बड़ा अश्लील सा, बड़ा वल्गर सा साउंड कर रहा है मेरे जहन में कि मैं पूछूं कि कैसी लगी तुम्हें उनकी रियलिटी। तो मैं अपने सवाल को इस तरह से ना पूछ के मैं ये पूछता हूं तुमसे कि तुम्हें इस फिल्म को देखने का अनुभव कैसा रहा और तुमने उस फिल्म को देखते हुए क्या महसूस किया? मैं यहाँ फिल्म के, आपने कहा कि कहानी और ये सब कैसा लगा, और सच में इसके बारे में बात करना बहुत ही अजीब हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो लोग अब भी, जब हम और आप बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग अपना वास्तव जी रहे हैं हम्म। और अपने घरों से दूर हैं या जो कुछ भी है। तो हाँ, मैं, मेरा जो अनुभव है, अब मैं सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार इस फिल्म को देखा तो मेरे लिए बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और फिल्म मेकिंग की तरफ मेरा रुझान जो है, जो शुरू होता है, या फिल्मों से मेरा जो प्यार शुरू होता है, वो उन शुरुआती फिल्मों में से ये है जिन्हें मैंने देखा और जिन्होंने मुझे ये समझाया किसी ना किसी अननोन फॉर्म में कि फिल्म बनाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। बस आपको उसे जीना पड़ेगा, आपको बहुत देर वहां रहना पड़ेगा,
जैसा कि शॉन मैकलिस्टर 5 साल एक सिंपल से कैमकॉर्डर के साथ एक अनजान देश में रहते हैं, और कई अनजान देशों में इनफैक्ट रहते हैं इन द कोर्स ऑफ द जर्नी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस तो वो था, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपकी पॉलिटिकल समझ बढ़ती है, और मैं तो कहूँगा कि भावात्मक समझ भी जिस तरह से बढ़ती है उम्र के साथ, उसमें अब मैं बिना हिचके, बिना झिझके, या बिना किसी किस्म के एक एक कथार्टिक से पॉइंट पे पहुंचे हुए इसके बारे में बात नहीं कर सकता। वो हम्म। इतना इतना दुखदाई है, और इतना ज्यादा आप उसे जरा सा भी अपने से जोड़ के देखें, आपको कोई एक बात से भी, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट any other people, they are people who are concerned about their country, they are people who love their country, they are people like you and us, you and I, हम्म। who read, who watch films, who watch who make art। वो खुद आर्टिस्ट हैं, वो खुद रेवोल्यूशनरी हैं, और उन्हें इस स्थिति में देखना, उनके बच्चों को इस स्थिति में देखना, और उनके बच्चों की एक एक बात वो चुभती है आपको। आपको लगता है कि मैं यहाँ होता तो क्या करता, क्या ऐसा कर लेता कि कुछ भी बदल सकता, और मैं यहाँ होके भी क्या ही बदल रहा हूँ। वाकई। और हाँ, करो आखिरी करो। बात यही है कि मुझे बिल्कुल एक अपने जीवन के जो वही मीनिंगलेसनेस की तरफ वापस ले जाती है, कि कुछ नहीं है, सब सब बहुत ही बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हम प्रजाति हैं, इंसान जो है। हाँ, मेरा भी अनुभव कुछ ऐसे ही रहा। और मतलब इस फिल्म को देखते हुए हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ये नहीं भूल पाते हैं कि ये एक ऐसा, ये देश भी हमारे देश जैसा है, और कुछ ही हजार किलोमीटर दूर है, और वो इंसान उसी तरह के हैं जिस जैसे हम इंसान हैं। मतलब हम एक 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 रियलाइजेशन ये भी था कि हमने कहीं ना कहीं खुद को किस तरह से अलग थलग किया हुआ है इस पूरे संसार में जितने भी इश्यूज हैं और जिन जिन हालतों में लोग रह रहे हैं। खैर, हमें भारत से हम्म। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। भारत में गरीबी और जो भुखमरी है वो ऑलरेडी इतनी है कि इससे बड़ा तो कोई शायद हमारे जहन में इशू हो, पता नहीं हो भी सकता है या नहीं। लेकिन ये जो हम्म। बताया तुमने शुरू में इसके इंट्रोडक्शन में कि एक पर्सनल और पॉलिटिकल, ये दोनों को साथ लेकर चलती है ये कहानी। तो इसका कोई हम्म। भी एस्पेक्ट एस्पेक्ट आप पीछे देखकर, पीछे धकेल कर आप बिल्कुल नहीं चलते। हमेशा हमें एक वो पॉलिटिकल चीज भी फ्रंट पे दिखती रहती है। तो ये तो बिल्कुल बात सही कही। मैं ये पूछना चाह रहा था तुमसे एक आगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि वो रागदा और आमिर जो हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और फिर बाद में आगे जाके, अभी आई थिंक हमने अपने लिसनर्स को एक डिस्क्लेमर दे दिया है, वो देख सकते हैं इसको, तो हम आगे बढ़ के कहानी पर खुल के बात कर सकते हैं। तो जब रागदा बिल्कुल। शुरू में जेल में होती हैं, और जहां से शॉन मैकलिस्टर ने ये फिल्म फिल्माना शुरू किया, जब उसको शुरू में आमिर मिलते हैं। हाँ, तो एक एक पूरा समा इस तरह का बंधता है कि ये एक रेवोल्यूशन के बीच में है, और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं। और हम्म। मतलब जिस तरह से भी कोई इंसान आजादी से जीना चाहता है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो पॉलिटिकल हम्म। फ्रीडम की बात है, इसका जो सबटाइटल है वो भी यही है, एन ओडिसी टू पॉलिटिकल फ्रीडम। तो वो जो आजादी और फ्रीडम की बात है, उससे कितना रिलेट किया तुमने, या फिर मैं कहूं खुद को कितना अलग भी पाया? क्या हम भारत में रहते हुए जिस पॉलिटिकल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, वो उससे थोड़ा अलग है, या फिर वो कहीं ना कहीं एक स्तर पर सभी के लिए मतलब एक ही बिंदु पर जाकर रुकती है? हम्म। पिछले 2-3 साल में तो भैया, जो हम यहाँ भी देखते आ रहे हैं, और मैं बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, मैं खुद गया हूँ उन प्रोटेस्ट्स में जो यहाँ हुए हैं पिछले 2-3 साल में। भले वो शाहीन बाग हो, या एनटीसीए के प्रोटेस्ट जहां जहां भी हुए, लाल किले पे, जामा मस्जिद पे, मंडी हाउस, 19 दिसंबर की वो का वो दिन पूरा। और जब लोग मेरे आंखों के सामने खुद डिटेन हो रहे थे, पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जा रही थी, हम्म। पुलिस के हाथ अपने बंधे थे, उनका उनको यही करना था। और फिर अभी जो हम किसान आंदोलन देख रहे हैं अपने सामने, हम्म। ये बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है। सिर्फ इतना अलग है, मैंने मैंने ये भी देखा इस फिल्म में, और फिर जो शॉन मैकलिस्टर की ही इससे पिछली फिल्म है, द रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी, वो यमन में बेस्ड है, ये सीरिया में है।
लेबनान में जाती है। हम्म। और इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं, आप देखेंगे कि एक अ, ढकोसला बना रहता है सामने कि नहीं, हम तो बहुत आजाद देश हैं, यार ये तो बहुत अच्छा है। मतलब स्टोरी जहाँ शुरू होती है वहां पे शॉन मैकलिस्टर गोज एज अ जर्नलिस्ट हम्म। टू दिस कंट्री। उसे बस वही एक आध स्क्वायर माइल का एरिया दिखाया जा रहा है जिसको सीरियन टूरिज्म क्रैडल टू सिविलाइजेशन का नाम दे रही है, कि सीरिया इज अ क्रैडल टू द सिविलाइजेशंस। जिसे ऊपर से पोत पोत दिया गया है एक सुनहरे उससे। दिया गया। और यही, मैं तो कहूंगा यही हिंदुस्तान है, यही पाकिस्तान है, यही इंडोनेशिया है, यही चाइना है, रशिया है। आप दुनिया का कोई देश इस वक्त इवन मतलब अपनी सीमित पॉलिटिकल समझ को थोड़ा सा अगर मतलब एरोगेंट होके मैं इस बात को कह दूं, तो अमेरिका भी ऐसा ही है हम्म। कि ऊपर से एक बहुत बड़ा ढकोसला हमेशा बना रहना चाहिए कि हम बहुत अच्छे देश हैं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, या हम जिस भी तरह से, जैसे सीरिया में तो डेमोक्रेसी का नाम लेने पे आपको जेल में डाल दिया जाता था। हम्म। अब तो और ही बुरी हालत है, लेकिन जिस वक्त ये फिल्म बेस्ड है, लेकिन फिर भी वो एक बना रहता है कि हर जगह बशर अल असद की, प्रेसिडेंट की फोटोएं हैं, हर जगह उसे ग्रेट कहा जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मान लेते हैं उनको ग्रेट, जो अपने उस सुप्रीम लीडर को भगवान मान लेते हैं। और फिल्म में कुछ बहुत डिस्टर्बिंग शॉट्स है जहां किसी को थप्पड़ मार मार के पुलिस याद करा रही है कि भगवान नहीं है क्या, बशर अल असद भगवान नहीं है, हाँ कौन से हाँ भगवान हाँ। को याद कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हाँ, हम उससे थोड़ा सा ऐसा कह लें कि उसकी प्राइमरी स्टेजेस पे हैं अपने देश में। वाकई मतलब जो नायकवाद है और जो एक किसी इंसान को भगवान मान लेने की एक प्रवृत्ति है, और उसी भगवान को फिर दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति है कि तुम उसको भगवान क्यों नहीं हम्म। मान रहे जिसे भगवान हम मानते हैं। या फिर एक जो एक तरह का जो जनता को जो हिप्नोटाइज करने की बात है, वो भी इसमें कई जगह दिखी, जिसमें एक लड़की जो बुरके में लड़की हम्म। दिखती है, वो कहती है कि नहीं ये सीरियन लोग नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है ऐसा, और आर्मी कुछ नहीं कर रही शादी है। की एक्स गर्लफ्रेंड, जो हाँ मतलब इन्हीं के बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड वो होती हाँ है। हाँ, वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तो सब सही है, बाहर से लोग आते हैं और बाहर से लोग जो हैं लोगों को मार रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो बाहरी वाला चीज था, इतना दिमाग में मेरे ये मतलब बार बार हिट किया कि हम भी हम्म। आजकल जितने भी चुनाव देखते हैं उसमें जो हमारे नेता हैं वो हमें किसी बाहरी शक्ति का ही हमेशा एक डर दिखाते हैं, कि बाहरी, वो बाहरी फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का भी भारी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश का भी भारी हो सकता है। तो ये एक पूरा मुझे रेजोनेट किया। साथ ही मैं ये भी सोचता रहा, मुझे हमेशा मतलब इस फिल्म को देखते हुए मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि यार हम जिसे आजादी सोचते हैं क्या वो आजादी है भी? मतलब हम वाकई जानते हैं ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम वाकई जानते भी हैं कि आजादी का असल मतलब होगा क्या? और हम खुद को जब बेहतर कहते हैं, हम डेमोक्रेसी में जीने वाले लोग कहते हैं खुद को, और हम सोचते हैं कि वो जो राजाओं वाला जो एक युग रहा होगा, समय रहा होगा, जहां एक राजा दूसरे को मारकर उसकी सारी प्रजा पर राज करना शुरू कर दिया करता था, अपने नियम लाद दिया करता था, जब मनाया उसने अपना अपना धर्म थोप दिया और अपने अपनी सारी चीजें करनी शुरू कर दी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या क्या वो भी उतना बुरा रहा होगा उसमें, और इसमें क्या अंतर रहा, ये मेरे दिमाग में चीज आई। एक ये चीज आई कि जैसे इसमें कुछ ऐसे शॉट्स रहे जो कि मतलब हम देख रहे हैं आमिर और रागदा और उसकी फैमिली की क्या हालत है, लेकिन वो फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। हम हमारा दिमाग इस तरह से शायद काम नहीं करता, या मेरा नहीं करता है, हम शायद अपनी कंडीशनिंग में बंधे हुए हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हम सोचते हैं कि नहीं, सीरिया जैसे देश में तो फिर किसी तरह का सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता, किसी तरह का वो जो छोटे छोटे उत्सव हम ढूंढ लेते हैं अपने जीवन में, वो उत्सव शायद वो लोग नहीं मनाते होंगे। लेकिन वो लोग उस उन उत्सव को मना रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, और जो उन पर जुल्म किए जा रहे हैं उसको भी वो हंसकर मजाक में कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो फिर जब राजाओं वाला युग हुआ करता था, वो उत्सव तो तब भी मनाए जाते होंगे, तब भी शादियां होती होंगी, तब भी प्यार होता होगा। तो वाकई मतलब ना तो वो आजादी थी ना ये आजादी है, तो आजादी आखिर है क्या? हम जान पाए हैं इस आजादी को? जो बात आपने यहाँ पे भी कही, राजाओं वाला युग, बिल्कुल बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस पे मैं भी पहुंच गया था। और कई बार ये सामने आती है, ये बात कई बार कई अलग अलग फिल्मों को देख के या कहानियों को पढ़ के आप हमेशा सोचते हैं कि
हमेशा हमेशा सिर्फ राजाओं और मंत्रियों की और नवाबों की और नोबल्स की कहानियां ही क्यों हमें सुनाई गई, क्यों हमें प्रजा की कहानी हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए हाँ मैं, बिल्कुल। चाहे बहुत बुरी भी फिल्में कुछ बनी हैं, लेकिन जो ऐसा अटेम्प्ट करती हैं, जो बहुत ज्यादा सिनेमैटिकली मतलब शानदार ना भी हो, लेकिन कम से कम मुझे प्रजा की कहानी सुनाए। मोहनजोदाड़ो जैसी फिल्म या अ, लगान जैसी फिल्म, जो राजाओं की पॉलिटिक्स को ग्लैमराइज या फैंटेसाइज नहीं कर रही है। वो एक एक फीटिश पैदा हो गया है हम सबके अंदर ना अभी, राजाओं की कहानियां देखने का। पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल तो ये भी थी ना, सीरियल लव स्टोरी भी पॉलिटिकल थी। आप और मैं जो हाँ बात दिन भर करते हैं कि यार क्या होगा अपने देश का, या कहाँ हम जा रहे हैं, या आजादी क्या है, ये सवाल, ये सब भी तो पॉलिटिकल है। पर प्रजा की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया ही नहीं गया है। और वो जहां भी है वो हमारे पास सिर्फ साहित्य में, फिक्शन में, छोटे छोटे टुकड़ों में अवेलेबल है। उसको ऐतिहासिक तौर पे कहीं दर्ज नहीं किया गया है। और ये दुखद है। और ये दुखद रहता अगर हमारे पास शायद ये रेवोल्यूशन, ये जो टेक्नोलॉजी का है, या जो भी डेमोक्रेटाइजेशन अब हो रहा है हर चीज का, सोशल मीडिया के आने से या जो कुछ होने से, तो प्रजा को आवाज मिल रही है। कम से कम ऐसा लग रहा है कि अब का जो इतिहास है, जो अब जो हमारा प्रेजेंट है, ये जब इतिहास होगा तो इसमें प्रजा का इतिहास भी दर्ज होगा। वाकई यार, ये बहुत अच्छी बात कही। टेक्नोलॉजी को हम कितना भी बुरा कह लें और उसके साइड इफेक्ट्स हम बता लें, लेकिन कम से कम अब लोगों के पास ये जरूर ऑप्शन है कि वो अपनी एक आवाज एक एक जगह तक पहुंचा तो जरूर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के कुछ कुछ मतलब मैंने जब ये, अब थोड़ा सब्जेक्ट से हटते हैं, मैंने इस फिल्म के बारे में देखा कि ये डॉक्यूमेंट्री सिनेमा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जा रहा है इसको। और मैं एक उस सेंस में था कि अच्छा, डॉक्यूमेंट्री अलग होती हैं जो कि फैक्ट्स बताती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, शायद डॉक्यूमेंट्री तो हमेशा पॉलिटिकल होगी। वो किसी एक घटना के पीछे की सारी जाके सारे सारे डिटेल्स हमें बताएगी कि कोई घटना हो गई है किसी गांव में, तो कोई जर्नलिस्ट वहां पहुंच जाएगा और वो लोगों से बात करेगा, रैंडम बात करेगा, जानने की कोशिश करेगा सारे फैक्ट्स, और हमें एक ओपिनियन दिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ये इसको डॉक्यूमेंट्री सिनेमा कह रहे हैं, फिल्म कह रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि क्या इन दोनों में अंतर है, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो एक ही है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है जिसको, वो अपने आप में 5-6 तरीके की हो सकती है। तो हम्म। मेरे लिए वो चीज नहीं थी। तो वो मैंने एक चीज देखी, मैं जैसे आपको, इसको शायद हम्म, पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, जहाँ हाँ हाँ जो डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ और हाँ, जो जब हम, पिछले हाँ किसी पॉडकास्ट में फ्लाई ऑन द वॉल का एक वो बात कर रहा था ना, कि फ्लाई ऑन द वॉल हाँ होता है। हाँ 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 तो मैंने हाँ। शायद उसमें लिजर्ड ऑन द वॉल बोल दिया था, पर वो फ्लाई ऑन द वॉल है। लेकिन इसको एक और तरीके से फ्लाई इन द सूप भी कहा जा सकता है, कि जो जो मतलब बिल्कुल जो सूप, जो खिचड़ी पक रही है, उसी के बीच में आपका नरेटर भी कहीं है। और जो आपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में काफी सारी बातें कही, मैं उस पर थोड़ी सी जो अम, एक एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आ रहा है। किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने ही कहा था, बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और उन्होंने कहा था कि यू शुड नेवर मेक अ डॉक्यूमेंट्री, यू शुड ऑलवेज मेक अ फिल्म। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्री तो सिंपली अगर देखा जाए तो फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट जो भी चीज कर रही है वही डॉक्यूमेंट्री है। तो इन द रियल सेंस उस अम्ब्रेला में तो ये डॉक्यूमेंट्री भी फॉल कर रही है। लेकिन क्योंकि इसमें हम इतना ड्रामा देख रहे हैं, और जैसे आपको वो याद होगी, राम के नाम, हम्म। जो आनंद पटवर्धन की है। फिर एक फिल्म है प्लसीबो, अभय कुमार की है, 2004 में, 14 में। एम्स में 3 साल वो रह के उसने शूट किया, ये दिल्ली का जो एम्स है, और सुसाइड्स हम्म। वगैरह पे है वो, कि कैसे यहाँ के बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो हम्म। एज द इवेंट्स अनफोल्ड, या फिर अगेन एक और याद आ रही है जो अरविंद अन, केजरीवाल पे बनी, हाँ हाँ। सिग्निफिकेंट मैन। तो ये सब उसी समय शूट हो रही हैं जब अ, जब वो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। इसलिए उसमें ड्रामा इनएविटेबल हो जाता है, कि ड्रामा तो आएगा ही। इसलिए वो डॉक्यू ड्रामा बन जाती है। लेकिन आप देखो कि बाकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री जो हमने इससे पहले देखी होंगी, वो आपको किसी बीत चुकी घटना की कहानी सुना रही है। तो उसमें जाहिर है कि वो बैठ के इंटरव्यूज होंगे, और वो बहुत सारे लोग याद कर रहे होंगे अलग अलग। जैसे कि वो बनी है ना ओशो पे, काफी सारी फिल्में बनी है, द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वगैरह। तो वो डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा इससे इस तरह से अलग हो जाती है, कि वो इन रेमिनिसेंस मतलब हो जाती है। हाँ मैंने ये भी देखा राइट, के कुछ कुछ और
मतलब ये एक सवाल था मेरे मन में, हम इस पर आगे बात करेंगे कि जब हम पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो जो डायरेक्टर है वो किस हद तक उसमें पार्टिसिपेट करे और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उस प्रोडक्ट हम्म पर जो कि ऑडियंस के सामने आता है निकल कर। और हम्म जो फ्लाई ऑन द वॉल तुमने बात की वो तो ये है कि आप एक थर्ड लोकेशन से देख रहे हैं जहां पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और आप जो इवेंट्स देख रहे हैं उसे उस तरह से प्रेजेंट कर दें और फिर उसके हम्म। बाद इंटरप्रिटेशन ऑडियंस पर रह जाती है। हाँ, साथ ही बल्कि सीरियल लव हाँ। स्टोरी में तो आपको एक नहीं, मैं तो कहूंगा 6 पर्सपेक्टिव मिलते हैं। एक बच्चे से लेके फिल्म मेकर तक सारे, मतलब एक बहुत छोटा बच्चा है जो 3 साल से लेके 8 साल की जर्नी उसकी आप देख रहे हैं। हाँ, दूसरा थोड़ा लेकिन कहीं ना कहीं वो हाँ हम बात करेंगे इस पर, हम बिल्कुल जी। बात करेंगे। हाँ, और एक 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 डॉक्यूमेंट्री वो है कि जो एक ओपिनियन लेकर आई है हमारे सामने कि हाँ, हम इस हम ये ऐसा सोचते हैं। आई थिंक फिल्म मेकर आई थिंक कहीं ना कहीं स्टेट करता है जो वो दिखा रहा है उसके जरिए कि हम ऐसा सोचते हैं और हमारे पास उसके लिए अपने कुछ प्रूफ्स हैं, अपनी स्टेटमेंट्स हैं। खैर, हम्म वापस आते हैं अब दोबारा से इसके कंटेंट पर। ये जो फिल्म है ये सीरिया में बनी हुई है। शॉन मैकलिस्टर ब्रिटिश ब्रिटिश फिल्म मेकर हैं। और जब हम बात देखते हैं कि शॉन जब रागदा से, आमिर से, उनके फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो वो हम्म। बातचीत इंग्लिश में मेनली की जा रही है। तो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है इसकी, वो मुख्य रूप से अंग्रेजी है। मैं यहाँ पर ये तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो अंग्रेजी का चुनना था इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, बातचीत का जो माध्यम था अंग्रेजी रखना, उसको क्या ये एक सही चॉइस थी या इसमें भी किसी तरह की पॉलिटिक्स या फिर कोई इम्पैक्ट दिखता है तुम्हें? इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पहले तो यही कहूँ कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, अरबी भी है। हाँ। लेकिन हम्म। ऑब्वियसली शॉन अंग्रेज अरबी नहीं समझते, हम्म। तो उन्होंने प्रोबेबली बाद में ट्रांसलेट करवाया है या जैसे भी है, लेकिन जहाँ अरबी डायलॉग्स हैं वहाँ हमारे पास इंग्लिश सबटाइटल्स हैं। हम्म। दूसरा, इंग्लिश आज की तारीख में बहुत यूनिवर्सल या ग्लोबल जबान है, तो हम और आप भी इसे इसीलिए देख पाए हैं क्योंकि वो इंग्लिश में थी या हम्म। इंग्लिश सबटाइटल्स थे। हम्म। ना होते तो हम भी वंचित रहते उससे। तीसरा, मुझे ये भी लगता है कि जहां वो शूट हो रही है, जहां वो रह रहे हैं, जिस तरह की बात वो वहां पे रख रहे हैं, एक खतरा बना रहता है आप पे हर समय कि जो मुखाबरात, शायद यही उनकी पुलिस का, सीक्रेट पुलिस का नाम है, हाँ। वो हाँ। आपको कभी भी पकड़ के ले जाएगी। एजेंट्स हैं, और यही ये रेकरिंग थीम है उनकी फिल्मों में। जैसे कि इससे पहले उन्होंने ईरान में, बगदाद में शूट किया है कुछ तो, और फिर रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी जो मैंने देखी वो यमन में है। तो वो एक खतरा मिडल ईस्ट में, जो अरब स्प्रिंग जिसका नाम लिया जाता है बार बार, हाँ। वो बना रहता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऊपर ऊपर से तो ढकोसला है कि बहुत फ्री कंट्री है वगैरह है, लेकिन हर जगह एजेंट्स हैं, सीक्रेट पुलिस है। तो शायद वहां भी अंग्रेजी का चुनाव एक रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि मुझे मुझे अब की बार आज जब ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि शॉन की जो निगाह है ना, वो बड़ी ही सरल और सिंप्लीफाइंग हो सकती है। मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स है रागदा का कैरेक्टर, अगर आप देखें सबसे कॉम्प्लेक्स वही है। उसके बारे में एक सिंपल सी जबान में, वो जो उसका पति है आमिर, वो ये कहता है, शी कांट बी चे गुवेरा एंड मदर एट द सेम टाइम। राइट। तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा उभारता है। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि 2-3 इंस्टेंसेस के अलावा क्या शॉन ने उनसे कहीं भी बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे? मुझे नहीं लगता कि पूछे, और ना ही उनका वो मकसद था। मुझे लगता है कि वो बेसिक और सिंपलेस्ट ह्यूमन इमोशन को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि प्यार है या नफरत है या जेलेसी है। और वही सब उसमें रेकरिंग इमोशंस हैं उनकी सभी फिल्मों में। या जो एक चाह है कुछ करने की, या होम सिकनेस है। ऐसे जो बेसिक बेसिक ह्यूमन इमोशंस है ना, और ये थोड़े यूनिवर्सल होते हैं कि जिस आदमी को बहुत कम अंग्रेजी भी आती है, जैसे आमिर और रागदा को, वो भी उस उतनी बात उस इमोशन में कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में वो जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो लड़ रहे हैं आमिर और रागदा, और वो अरबी में आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश सबटाइटल से पता चल रहा है कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर आदमी अपने जीवन में एक पैशनेट लवर चाहता है, जो उसका मुकरीब नहीं हबीब हो, उसका रिश्तेदार नहीं, उसका लवर हो। और वो जिस तरह से
उस बात को एक्सप्रेस करता है। थोड़ा मिसोजिनिस्ट भी है वो, थोड़ा नहीं काफी है, और कई जगह पे आता है। कई जगह पे वो औरत की पोजीशन को कहाँ मानता है या उसकी कंडीशनिंग कैसी है, वो कई जगह पे उभर के आती है। लेकिन उसके अलावा मैं जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, जो रागदा की भी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो अरबी में ज्यादा निखर के आती है। तो हाँ, मतलब आपका जो सवाल था उसका मेरे को बेसिक यही समझ में आता है कि शॉन मैकलिस्टर का पर्पस ही नहीं है बहुत बड़े कोई ह्यूमन इमोशन को टारगेट करना, और वो 90 मिनट में 70 मिनट में करना भी बहुत मुश्किल काम मैं जो तुमने एक लाइन कही कि उसने बड़े आसान सवाल पूछे और ह्यूमन इमोशन जो है यूनिवर्सल है। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो मतलब शायद दो तीन डायरेक्शन से मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ तुमसे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं है। शुरुआत कहाँ से करूँ। पहला तो एक ये कि जो तुमने कहा कि उसने बड़े आसान सवाल पूछे, तो एक यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि वो कितना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। अब जब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पूरी फिल्म इस तरह की है कि वो सवाल पूछता है और फिर आमिर और रागदा और जो बच्चे हैं वो उनके जवाब देते हैं। तो हमें पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये फिल्म जो ड्राइव कर रहा है वो शॉन ही ड्राइव कर रहा है, वो रागदा और आमिर ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, और फिल्म, कहीं किसी रिव्यू में बल्कि ये भी कह दिया कि ही इज पुटिंग वर्ड्स इनटू देयर माउथ। हाँ हाँ, वो मुझे भी ऐसा वो लगता है। सवाल ही इस तरह के पूछ मुझे भी रहा है। लगता है क्योंकि हाँ। हाँ, और एक तो ये चीज ठीक है। दूसरा ये कि यूनिवर्सल जरूर हो इमोशंस, लेकिन हर कोई अपने इमोशंस अपने ही शब्दों में व्यक्त करना चाहता है। तो अगर वो उसको शब्द उसको ठीक तरीके से नहीं मिलेंगे, तो हम उन इमोशंस तक तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है वो इमोशंस यूनिवर्सल हो, ऑब्वियसली वो हम 9 रसों की बातें करते हैं और 10 चीजें बातें करते हैं कि वही क्रोध है, वही घृणा है, वही प्रेम है, वही श्रृंगार है। लेकिन सबका उन इमोशंस को अभिव्यक्त करने का तरीका सबका अलग होगा। और अगर उस तरीके में थोड़ी भी खामी होगी, तो हम उन इमोशंस तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकते। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि एक जगह वो बताने की कोशिश कर रही है, जैसे जब वो जेल से वापस आती है, तो रागदा कहती है, आई हैव दिस एम्प्टी फीलिंग ऑफ बैड थिंग। अब हम्म। इस सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि शी इज नॉट एबल टू से व्हाट शी कन्वे। वांट्स टू डू, है ना। इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रही है कि बुरी चीज की कुछ खालीपन है। बुरा है कि खाली है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह है, एक जगह लास्ट में आमिर कहता है कि, नहीं, रागदा कहती है कि यार आमिर तो मुझसे प्यार इसलिए करता था क्योंकि मैं प्रिजन में हूँ, मैं प्रिजनर थी। हम्म। तो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि सभी लोग जो सीरिया में है वो तुमसे प्यार करते थे, या सभी लोग जो सीरिया में है वो सारे प्रिजनर्स से प्यार करते थे? मेरा प्यार एक लवर की तरह प्यार नहीं था, मैं तुम्हें उस तरह से प्यार किया करता था। मुझे लगा कि वहां पे भी शायद मुझे लगा कि अगर उस वक्त रागदा इंग्लिश में बात नहीं कर रही होती, तो शायद वो थोड़ा और उसको काउंटर करती कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी। एक और एग्जाम्पल है, जब वो हॉस्पिटल से वापस आती है, करने की कोशिश रहती है उसकी, और फिर हॉस्पिटल से वापस आती है, तो शॉन उससे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? तो वो क्या कहती है, आई एम वेरी सैड दिस डे, आई एम अ लूजर, एवरीथिंग इज बैड, एंड आई एम वेरी टायर्ड, एंड एवरीथिंग इज बैड। वो ये बता रही है। अब मतलब साफ पता चल रहा है कि मतलब ऐसे वाक्य वो बोल रही है जो सिर्फ बताना चाहती है कि मैं उदास हूं, कुछ बुरा है, उदास हूं, कुछ बुरा है, मैं थक गई हूं। लेकिन वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन शान का होता है कि लाइक व्हाट, लाइफ लाइफ इन फ्रांस इज नॉट गुड। तो कहती है यस। यहाँ पर मुझे ये चीज इतनी हम्म। ज्यादा खटकी कि वो कह रहा है कि फ्रांस में तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है क्या, यही कारण था? ये इतना उस सुसाइड के पीछे जो एक फोर्स था, उसका जो कारण था, उसको बहुत ज्यादा मुझे लगा कि रिड्यूस करके हमें दिखा दिया गया है। वहां हम्म। पर मुझे कुछ और बातचीत शायद सुननी थी, अगर रागदा उस हालत में थी, अगर उसने कुछ कहा हो तो। और वो जो तुमने बताया कि जब वो अपनी भाषा में बात करती है तो वो कितना खुल के बात करती है, जो लास्ट में उसका एक रेंट आता है, बाहर निकल के आता है सारा, कि मैंने हम्म। तुम्हें कब कुर्सी से बांधा हुआ है, और तुम मुझसे किस स्टेटमेंट की तुम अ, इंतजार कर रहे हो? तुम्हें वो शब्द याद नहीं रहते हैं जो मैंने कहा था? तुम्हें वो याद नहीं रहता जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या नहीं, और मैंने कहा था हाँ मैं करती हूँ? वो सब चीजें उसकी बाहर निकल के आती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यही रागदा जो इस फ्रेम में हमें दिख रही है, जो बता रही है कि उसकी आमिर से क्या परेशानियां रही,
यही रागदा अगर हमें पूरी पिक्चर में भी दिख रही होती तो कितना बेहतर होता। तो मुझे लगा कि भाषा ने बहुत जगह उनके एक्सप्रेशंस को सीमित कर दिया है, जबकि ये डॉक्यूमेंट्री पूरी ही आमिर और रागदा के एक्सप्रेशंस पर ही बेस्ड थी। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझ तक वो पूरी बात पहुंची नहीं मुझे, बल्कि ये भी एक एडेड, पता नहीं इसे रस कहेंगे या क्या कहेंगे, पर ये था मेरे लिए कि हाँ, ये अंग्रेजी पूरी नहीं बोल सकते, और शायद मैं भी नहीं बोल सकता। कल को कोई ब्रिटिश फिल्म मेकर मेरे साथ आके बैठ जाए कि हाँ तुम्हारी जिंदगी शूट करनी है, तो मैं उसे पूरा अंग्रेजी में अपने इमोशन ना बता सकता हूँ, ना बताना चाहूंगा, क्योंकि उसकी कहानी हम साथ साथ देख रहे हैं। इसलिए उसके सैड कहने में मुझे बहुत कुछ अपने आप दिख गया। हाँ, जो खटकने वाली बात है वहां पर मैं इस हद तक आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, और इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सरल और सिंप्लीफाइंग हो सकती है उनकी उनकी बहुत सारी जगह पे ये चीज निकल के आती है कि वो मतलब पुटिंग वर्ड्स इनटू देयर माउथ। वो पूछ लेना कि फ्रांस में जिंदगी अच्छी नहीं है, वो बोलती है हाँ, और बात खत्म हो जाती है, जबकि आपको उसके चेहरे पे कितना कुछ है। जैसे वही, जब वो आमिर और रागदा लड़े हुए हैं और पता है कि ये खत्म है बस शादी, और उनका जो बच्चा है सबसे छोटा, बॉब, वो बैठा है और वो पूछता है उनसे कि डू यू, मतलब आप आपस में प्रेम है अब या नहीं है आप दोनों को। तो वो जो बाप है वो माँ को पूछता है कि प्रेम है या नहीं है, और वो सिगरेट रोल कर रही है, और वो वापस देख के उसे कहती है कि उसे बोलो अपना दूध पिए और स्कूल जाने की तैयारी करे। और मेरे लिए वो एक्सप्रेशन बहुत कुछ है, मेरे लिए वो एक्सप्रेशन बहुत कुछ है जब वो दोनों बैठ के अम, अवन को देख रहे हैं और पीछे टीवी चल रहा है, और वो बस रोटी को पकता हुआ देख रहे हैं। और ऐसे कितने सारे हैं। एक एक पॉइंट है जब वो रागदा पैन में से जो उसने बनाई है दाल जैसा जो जो वो डिश है प्लेट में डाल रही है, और जब वो बहुत थोड़ी बचती है तो 1 सेकंड का शॉट है कि आमिर उसको टेढ़ा कर देता है पैन को हाँ हाँ उसमें हाँ, डालने के लिए। वो लड़े हुए हैं राइट वो राइट, वो दोनों मैंने आपस में, नोटिस लेकिन किया। हाँ, उनमें मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि सिनेमैटिकली ये फिल्म इतनी जीनियस है कि वो एडिटिंग वाइज कि 5 साल की जो फुटेज है, 300 घंटे से ज्यादा की जो फुटेज रही होगी, उसमें से वो मोमेंट्स चुन के निकालना जो 70 मिनट में हमारे लिए रेलेवेंट है, जो हमें कहानी का क्रक्स, बल्कि क्रक्स भी नहीं, कहानी की डिटेलिंग और कहानी की गहराई हमें बता सके, उसमें एडिटिंग की जीनियस है। आई थिंक मैं शायद ये भी कह रहा हूँ क्योंकि जब अब एक एक चीज देखें कि मैं जो संवाद है उसका उसका महत्व इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि जब वो लेबनान पहुंचते हैं तो उसके बाद उस कहानी में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता उस कहानी में कुछ ज्यादा रह गया है। और फ्रांस में आके तो हम एक एक इवेंट तो जरूर देखते हैं कि वो जब सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसके अलावा सिर्फ संवाद है, उसके अलावा पूरी फिल्म में आमिर और रागदा सिर्फ ये बता रहे हैं कि अच्छा अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने देश के बारे में, एक दूसरे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। आई थिंक जो इसका मेन टर्निंग पॉइंट या फिर जो मेन कन्फ्लिक्ट आया कि रागदा जब वापस आती है और शॉन की गिरफ्तारी होती है और इन लोगों को अपना सीधा छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। आई थिंक वो 30 से 31वें मिनट में शायद आ गया था जो मुझे याद पड़ रहा है। और फिर हाँ, 20-25 हाँ, मिनट उसके में बाद आता है। सारी जो है सिर्फ बातें हैं, हमें सिर्फ उनकी बातों से पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर बातें जब वो सीमित रूप से हमारे सामने आती हैं, और मैं इसको एक दूसरे उस पर भी ले जाता हूँ, उससे शायद मेरी बात ये क्लियर भी हो। मुझे ऐसा भी लगा कि इस फिल्म को कहीं ना कहीं इस फिल्म ने रागदा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा इग्नोर करके चला है, जो फिल्म मेकर है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि क्योंकि शुरू में एक कन्फ्लिक्ट है हमारे सामने। वो दोनों आमिर और रागदा हमें एक पेज पर दिखाई पड़ते हैं। वो जेल में है और बाहर आमिर कहता है कि आई आई लव द रेवोल्यूशन इज हैप्पी। वो इस तरह की बातें करता है और वो प्रेसिडेंट से सवाल पूछता है कि अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम्हारे देश की सड़कों पर ये खून क्यों है। उसके बेटे भी उसी हम्म। रेवोल्यूशन में एकदम डूबे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पहले मैंने माइंड नहीं किया था लेकिन अब तो वो किलर है, अब तो वो मेरे लिए किलर है। मैं इसका शक्ल देखता हूँ तो मुझे प्रिजनर अब मेरी माँ याद आ जाती है। और फिर चीजें बदलती हैं और हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सेम पेज पर है। सेकंड हाफ में रागदा और आमिर दोनों के जो एक स्टैंड्स हैं बिल्कुल बदल जाते हैं।
और एक एक कहानी जो है एक अंत की तरफ जा रही है, जहाँ की उनका सेपरेशन लिखा हुआ है। उस अंत की तरफ पहुंचने में मुझे लगा कि रागदा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा, रागदा की क्या सोच रही। यहीं पे दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि फर्स्ट हाफ पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा ओवर पावर किया हुआ है, या पॉलिटिक्स हमें दिखती है, और सेकंड हाफ में पर्सनल चीजें हमें ज्यादा दिखती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों का बैलेंस रहा मूवी में या नहीं? और सेकंड सवाल मेरा ये है कि रागदा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो निखर कर सामने आया है, या आमिर के रास्ते गई है ये फिल्म? मेरी 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 हाँ वजह नहीं, से, मैं मेरी तरफ से मैं अपने बताऊं तो आमिर के रास्ते ये फिल्म गई है। क्यों गई है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। नहीं, मुझे कम से कम ये नहीं लगता कि रागदा को इग्नोर किया गया या किसी भी तरीके से अ, मतलब सरेप्चुअसली उसे उसे छुपाया गया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ हटा दिया गया, कम दिखाया गया, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म शुरू ना होती अगर उसकी बीवी जेल में ना होती, वो आदमी अपनी कहानी बताने को इतना आतुर ना होता, वो एक फिल्म मेकर को अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पर्सनल स्पेस को शूट करने का इतना मौका ना देता, पहली बात। और अ, दूसरा, मैं फिल्म खत्म भी रागदा पे ही होती है। अगर आप ये देखो कि रागदा का जो अब वो क्या कर रही है, अब वो चाह क्या रही है अपने जीवन से, और फाइनली उसे वो अपने आप से कहते हैं कि हाँ अब तुम सही रास्ते पर हो और चलते जाओ। और वो टर्की में एज अ ब्यूरोक्रेट या एज अ मिनिस्टर काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फिल्म को जितनी भी बार देखा है, मुझे हर बार रागदा सबसे सबसे ज्यादा उभर के आने वाला एक किरदार दिखता है। रागदा एक ऐसा किरदार है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिसके अंदर बहुत सारी आग है, जिसके अंदर एक ऐसी इंटेंस सैडनेस है। और वो सैडनेस आ रही है उस प्रेम से जो वो अपने देश से करती है, जो वो रेवोल्यूशन से करती है, जो वो अपने कम्युनिस्ट आइडियल्स से करती है। और मैं तो रागदा को कभी भी फिल्म से इतर कहूं कि उसके जो बच्चे हैं, खासकर काका जो मिडिल चाइल्ड है, उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा रागदा दिखती है। उसका जो इंटेलेक्ट है वो सारा का सारा मुझे दिखता है कि वो रागदा से आ रहा है। और पता नहीं मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ इस बात को या नहीं, लेकिन मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू इग्नोर्ड नहीं लगा, कम से कम मुझे नहीं लगा। दूसरी बात, पहला हाफ पॉलिटिकल है, यस, और दूसरा हाफ काफी ज्यादा पर्सनल हो जाता है, यस। बट आई थिंक द इंटेंशन वाज ऑलवेज पर्सनल। शॉन मैकलिस्टर का फिल्मोग्राफी इज ऑल पर्सनल, और इसका एक सीधा जो कंक्लूजन है वो मैं यहाँ से ये निकाल रहा हूँ कि उनकी फिल्मों के जो टाइटल हैं, इस फिल्म का टाइटल सीरियन रेवोल्यूशन हो सकता था, सीरियन कुछ भी हो सकता था, रेफ्यूजी स्टोरी हो सकता था, लेकिन इट इज अ लव स्टोरी, सो इट इज अ पर्सनल स्टोरी। सिमिलरली नॉर्दर्न सोल जो उनकी सबसे लेटेस्ट कहानी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो हल में उनके होम टाउन में शूट किए गए एक आदमी की कहानी है। इसी तरह से रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी एक टूरिस्ट गाइड की कहानी है। इसी तरह से बगदाद लिबरेशन करके एक 2005 की फिल्म है, जो मतलब एक एक आदमी की कहानी। तो आई थिंक हिज इंटेंशन हैज ऑलवेज बीन बहुत माइक्रो लेवल पे पर्सनल चीजों को ऑब्जर्व करना। और क्योंकि आप उसे एक ऐसे केओटिक माहौल में देख रहे हैं, आई थिंक इट इज जस्ट फॉर सिनेमैटिक इफेक्ट एंड जस्ट फॉर। और इस बात को भी मैं अपने बाकी एग्जांपल्स के साथ मैं इसको क्लियर करता हूँ कि होता क्या है कि जहां इतना केओस है, जहां नेचुरली इतना केओस है, अब आप नॉर्दर्न सोल देखेंगे तो आपको शायद इतनी एंटरटेनिंग वो फिल्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसमें नेचुरल ड्रामा बहुत कम है। एक इंग्लैंड का टाउन है, और जो भी वो दिखा रहे हैं उससे मैं ना तो किसी बहुत बड़े स्केल पे रिलेट कर पाता हूँ, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ड्रामा है। लेकिन हमारे और आपके जीवनों में देखें तो इनहेरेंटली इतना ड्रामा है इंडिया में जहां हम रहते हैं, और मिडल ईस्ट, और ये सारा जो जितना भी हम इस एशियन और ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट के कॉन्टिनेंट्स को देखें, तो यहाँ इतना इनहेरेंट ड्रामा है, और जो प्रेजेंटली चल रहा है। तो होता क्या है कि मैंने कई और फिल्म मेकर्स को इसके साथ देखा, जैसे नोटुर्नो करके एक फिल्म है, इटालियन फिल्म मेकर ने बनाई है, जियान मैं नाम भूल, रोसी, उनका सेकंड नेम रोसी है, जियान फ्रांको रोसी। उनकी पहली फिल्म भी इंडिया में है। उसके अलावा आप एक एक और फिल्म मेकर का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी भी पहली फिल्म इंडिया में है। और ये विदेशी फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन ये इंडिया में क्यों आते हैं? या फिर अगर आप वेस एंडरसन को देखें,
वो इंडिया में क्यों आते हैं दार्जिलिंग लिमिटेड बनाने? मेरे को ये सब एग्जांपल्स जो रिसेंट टाइम्स में मेरे सामने आए, मुझे ये इस बात की तरफ झुकाते हैं कि ये लोग इंडिया में ड्रामा ढूंढने आते हैं, और इनको इनहेरेंट ड्रामा मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा सिनेमैटिक्स पे काम करने का की जरूरत पड़ती नहीं है। आप कैमरा कहीं भी लगा दो, कुछ ना कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, जो हमने देखा है, और सीरिया में जो हम्म। हमने फिल्म के जरिए देखा है। तो हम्म। या द इंटेंशन इज ऑलवेज बीन पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म मेकर का। वो ओके। पॉलिटिक्स हम साथ साथ देखते जाते हैं, जो उसको ड्रामेटिक इफेक्ट देती है। तो इसमें अब मैं पहले बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा। क्यों, जो तुमने बात कही कि लास्ट भी जो एंड होता है वो रागदा से होता है, और वो बताती है कि आई एम लुकिंग फॉर सम आंसर्स, और आई एम लुकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं क्या करना चाहती हूँ, और अभी शायद आई थिंक आई एम गोइंग एट द राइट पाथ। मैं ये कह रहा था कि रागदा तो शुरू से ऐसी ऐसी ही है शायद। रागदा में कोई बदलाव नहीं आया। जब वो रेवोल्यूशन में बिल्कुल शामिल थी और जब उसको जेल में जाना पड़ा, वो हमेशा से शायद ऐसी ही रही। मैं ये एक मेरे मन में सवाल उठता है कि शॉन ने ऐसा लास्ट एंड में ऐसा क्यों पूछा कि रागदा इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि पूरे 2 साल शायद उनका यही कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है कि जब इन लोगों को सीरिया से भागना पड़ता है, और जब ये पहले लेबनान और फिर फ्रांस जाते हैं, उसकी शुरुआत में ही आई थिंक जब ये सीरिया में थे तभी आमिर ने एक हिंट दे दिया था। शॉन उनसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो आने वाले सालों में, तुम यूरोप जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? तो कहता है हाँ मैं तो यूरोप जाना चाहता हूँ, पर रागदा शायद नहीं जाना चाहती, और मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो आने वाले कुछ हफ्तों में अपना दिमाग बदल ले। ये बिल्कुल। 28वें और 29वें मिनट की बात है आमिर की। आमिर को तभी उसी वक्त, और हमें ऑडियंस को भी उसी वक्त पता चल गया था कि ये इस मूवी का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। उसके बाद जो मैं 30-35 मिनट देखता हूँ, मैं नहीं बता रहा कि शॉन क्या दिखाना चाहते थे, लेकिन मुझे वो मूवी कैसी दिखी, वो फिल्म कैसी दिखी, मेरा क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा था, मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। मैं ये महसूस कर रहा था कि ऐसा दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि आमिर अपने आप में बिल्कुल सही सोचता है कि हमारा जो फ्यूचर है अब हमारे बच्चों को लेकर, वो उधर नहीं है सीरिया में। वहां पर वो स्कूल में नहीं जा सकते, वहां पर वो सेफ नहीं है। लास्ट में जब शॉन पूछते भी हैं कि अगर सीरिया में होते इस वक्त तो तुम क्या कर रहे होते, तो कह रहा हो सकता है मैं कुछ खाने की भीख मांग रहा होता, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ मारे जाने का इंतजार कर रहे होते। और उसके सारे जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। कोई भी हम्म। इंसान, जिस इंसान पर वो गुजरेगी, वो उसी तरह से सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन उस अगले आधे घंटे में आमिर ने रागदा को थोड़ा सा विलेनाइज करके हमेशा दिखाने की कोशिश की। और मतलब उसका एक शिफ्ट तो हुआ ही। जो एक बंदा रेवोल्यूशन को एक हैप्पी रेवोल्यूशन बोलता है, वो बंदा बिल्कुल उस रेवोल्यूशन से तो उसका दिमाग बिल्कुल हट गया है। वो बिल्कुल नहीं सोच रहा कि मैं सीरिया में जाकर इसका किसी तरह का हिस्सा बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। मैं इसको सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक शिफ्ट दिखा रहा हूँ कि उसका शिफ्ट होता है, और साथ में वो कुछ ऐसी चीजें कहता है जिसने की उसको विलेनाइज करने की मुझे चीजें दिखी। जैसे कि उसने ये कहा कि ये 2 महीने मुझे हाँ कहती है, 2 महीने ना कहती है, पता नहीं मेरे हम्म। साथ क्या कर रही है। शी क्रस्ट एवरीथिंग गुड एंड स्वीट इन आवर लाइफ। हम्म। उसने एक बार कहा कि गेट बैक टू बीइंग अ मदर अगेन, एंड हम्म। हैव द लव लव ऑफ अ मदर, हम्म। एंड बिकम अ सिंपल वुमन अगेन विदाउट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस। हम्म। वो ये सारी बातें कहता रहता है, लगातार कहता रहता है। और ये उसका जस्टिफिकेशन है कहीं ना कहीं इस चीज का कि हम सीरिया से बाहर रहें तो ज्यादा अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। दैट्स फाइन। लेकिन इस वक्त रागदा क्या सोच रही है, रागदा के लिए ये क्यों इतना जरूरी है कि इस हालत में होने के बावजूद अपने बच्चों की जिंदगी, बिल्कुल हम बाहर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बहुत ही खस्ता हालत में वो रहे होंगे, इसके बावजूद उसका जो मन पड़ा है वो सीरिया में पड़ा है, और वो बड़ी डेफिनेट है, श्योर है इस मामले में कि वो सीरिया वापस जाना चाहती है। एक जगह वो कहती भी है कि नहीं मैं तो जाना हम्म। चाहती हूँ। शोन पूछता है कि आमिर, कहता आमिर को तुम यहाँ मतलब अकेला नहीं, वो कहती है सबके साथ मैं जाना साथ ही चाहती रहना चाहता हूँ। है, हम सब जाएंगे। हाँ, तो कहता है आमिर को तुम अकेला नहीं छोड़ोगी। तो कहती इफ ही है वांट्स। इफ ही वांट्स, हाँ ऐसे बोलती है। वो हमेशा श्योर है। तो उस वक्त पूरे 2-3 सालों में रागदा से एक भी सवाल ऐसा क्यों नहीं पूछा गया जिससे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है। सिर्फ एंड में 2 मिनट में हमें दिखता है कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी था, मैं खुद को ढूंढ रही थी।
तो वहां मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं ये तो फिर एक भी फिल्म। कहूंगा इतने सब के बाद भी कि मुझे फिर भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता रहा, इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूँ ना कि वो इतनी नहीं नहीं, आप। सहज बात यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म मेकर से मिल रहा है या उस कैरेक्टर से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात है कि ये कैरेक्टर नहीं है, ये एक जीता जागता इंसान है। यहाँ पे हम इस जो फिल्म मेकर ने जो दिखाया उसको उसकी उसकी कल्पना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर वो एक जीता जागता इंसान है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो फिर इस पॉइंट को मैं तो कहता हूँ श्रोताओं पे छोड़ रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं प्लीज कमेंट्स में हमें हाँ जरूर बताइए कि क्या आपने जो फिल्म देखी होगी तो आपको रागदा का पॉइंट ऑफ व्यू ने आपको सेटिस्फाई किया, या आपके लिए भी इट लेफ्ट समथिंग टू बी डिजायर्ड। हाँ, बल्कि मुझे तो एक एक सवाल जो शॉन का इस मूवी में अच्छा भी नहीं लगा, वो काका से वो पूछते हैं कि भाई, आई थिंक रेस्टोरेंट की बात है शायद, वो रेस्टोरेंट में किसी में हम्म बैठे हुए हैं और वो पूछता है कि रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो सही था या गलत था, तो कहता है नहीं, आई थिंक जब तो मैंने सोचा था तो अच्छा ही था वो। हम्म तो वो सवाल, उसका अगला सवाल होता है कि व्हाई डू यू थिंक दैट रेवोल्यूशन टर्न्ड बैड, ऐसे उसने सवाल पूछा, फिर उसका वो जवाब देता है काका। तो मैं, मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा था कि रेवोल्यूशन डिड नॉट टर्न बैड, द पॉलिटिक्स टर्न बैड। तो फिर भी जो काका है वो फिर भी एक मतलब एक बच्चा है, मतलब आपकी इंटेंशन उससे पता चल रही है कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हो। तो फिर मैं एक, मेरे दिमाग में एक ये चीज आ रही थी कि रेवोल्यूशन टर्न बैड, अगर जब आप ये चीज उससे पूछ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आमिर की बात को फर्दर कर रहे हो हम्म कि रेवोल्यूशन हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पूछते पॉलिटिक्स टर्न बैड एंड द सिचुएशन टर्न बैड, तो शायद हमें कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे मिल रहा होता। तो इस बात को इसी हाँ सवाल पे फिर भी छोड़ना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि मैं बहुत श्योर हाँ नहीं हूँ हाँ इस बारे हाँ, में राइट, कि आपको क्या ऐसा लगता ठीक है। है कि डायरेक्टर जो है, एक फर्स्ट वर्ल्ड से आया हुआ डायरेक्टर, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को के सिचुएशंस को कैश करके बस एक अच्छी फिल्म बनाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अंत में तो अच्छी फिल्म बनाना भी उसका इंटेंशन होगा, गिवन। लेकिन क्या वो एक अनड्यू कैश करना हो रहा है, जैसा कि हमने वैधानिक गल्प के समय पे भी बात की थी कि किस तरह से जो आपको आपको किसके लिए बुरा लग रहा है वो अगर शिफ्ट हो जाता है, या किसी और के ऑपरेशन को अगर आप सब्जेक्ट बना के अपने लिए अ, एक सांत्वना पैदा कर रहे हो दर्शक के दिमाग में, तो क्या वो सही है? नहीं, सर आई थिंक जो हमने बात की शायद उससे तो ये कंक्लूजन नहीं निकलता, उससे तो मेरा सिर्फ मकसद सिर्फ ये बताना था कि रागदा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा फिल्म में पहले आ सकता था, उनसे सवाल कुछ बेहतर किए जा सकते थे, सिर्फ ये। लेकिन जो तुमने बात उठाई है, इस बात पर भी आ जाते हैं, हम्म। इस बारे में भी कि एक, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू में जो सवाल पूछने वाले थे उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा, आपको ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिले कैसे, आपको अपनी फिल्म में फीचर करने के लिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स या सुटेबल कैरेक्टर्स कैसे आप हम्म ढूंढते हैं। तो मैं इस पर सोच रहा था कि तुम थोड़ी बात करो कि मतलब एक जीते जागते इंसान है जिस, कहीं ना कहीं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की एक पब्लिसिटी कह लो या फिर जिस तरह से लोगों ने उसको रिसीव किया वो इस तरह से किया कि सीरिया में जो भयावता गुजर रही है लोगों पर, उसको डिपिक्ट करने का एक काम करती है। और दूसरी तरफ उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप अपने फिल्मों में इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कैसे ले आते हो, और उसका वो निषेध नहीं करते हैं, उसको डिनाई नहीं करते हैं, उसको टोकते नहीं कि ये इंडिविजुअल मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जैसा शायद टर्म मैं उनके लिए ना यूज करना चाहूँ। देखो, जैसा मैंने पहले भी कह दिया कि मैं इस पॉइंट पे बहुत श्योर नहीं हूँ। वही बात है कि आज मैं कुछ भी कह दूं और 10 साल बाद मुझे इसी कोट के लिए अपनी अपनी बात को कोट करके कोई कहे कि तुमने तो ये कहा था, तो मैं बहुत ही पहले ही इस बात का हम्म। डिस्क्लेमर देके ये बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है। हाँ आ, मैं हाँ। बहुत दूर बैठा बिना किसी एक्सपीरियंस के एक फिल्म या तीन फिल्म दो फिल्म जो मैंने इनकी देखी उसके बेस पे दो तीन इंटरव्यूज के बेस पे अपना ये जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये है हम्म कि अब एक देश है सीरिया जहाँ पे कुछ गतिविधियां हो रही हैं, और वो बहुत बुरी गतिविधियां हैं, उससे कोई भी अम, मतलब डिफर नहीं करेगा, वो तो हो ही रहा है। अब उसमें बहुत हम्म। सारे लोग जी रहे हैं, और दूर से देखने पे आपको किसी भी एक की कोई भी कहानी आपको पता चलेगी नहीं। और देखा जाए तो आप कैमरा लेके किसी भी एक के घर में अगर रहने लग जाएं तो त्रासदी की एक नई कहानी आपके सामने खुलेगी।
होगा ही। हम्म तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर का सवाल थोड़ा सा ये रहा होगा कि क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये रेवोल्यूशनरीज हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम्म मतलब वो उनके हम्म ओपिनियंस इतने सिंपल हैं नहीं जितने सिंपल शब्दों में हमारे तक वो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी उनकी कुछ हद तक उनकी गहराई को महसूस कर पा रहे हैं। तो शायद इंटरव्यूअर का सवाल कुछ हद तक ये भी रहा होगा कि कैसे आप चुनते हैं कि किसको फिल्माना है, कितनी देर के लिए फिल्माना है, और वगैरह वगैरह। और क्योंकि ये इनका एक हम्म जैसा मैंने कहा, एक रेकरिंग सब्जेक्ट है कि वॉर टॉर्न कंट्री में जाना, जहां सिविल वॉर हो रही है या रेवोल्यूशन हो रही है वहां जाना, और उसके बीच में रह के किसी एक को माइक्रो लेवल पे शूट करना। तो वो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन उसको डिनाई ना करना जो आपने कहा, वो मुझे भी थोड़ा सा चुभता है। उसको ये ना कहना कि मतलब उसको ना, उनके जो जवाब हैं इंटरव्यूज में ज्यादातर, वो बहुत ही, वो ह्यूमनिस्ट से जवाब है नहीं। वो सारे के सारे बहुत ही एक हम्म फिल्म मेकर या थर्ड पर्सन की तरह के जवाब है, जबकि वो बहुत इन्वॉल्व रहे हैं और बहुत पर्सनली, मुझे तो लगता है उनकी दोस्तियां आज तक भी चल रही हैं। बल्कि अ, एक बहुत दुखद खबर और ये है, और मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन किसी ने लिखा है कि अ, रागदा गुजर गई हैं, मतलब अभी कुछ ही हफ्तों पहले, कैंसर से। तो ओह आई थिंक हम्म ही इज स्टिल कनेक्टेड टू दोज पीपल, एंड हम्म वो तो दोस्तियां जीवन भर की रहती हैं। और जब वो वहां रहता है तो वो रहता भी बहुत ह्यूमन की तरह है। उसके बच्चे, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सब इसके बहुत अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। लेकिन अंत में वो जो जो हाँ कैश हम्म करना जहां आ जाता है, वहां आप और मैं थोड़ा सा उससे बिदक जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ गलत हो गया, बस यहाँ थोड़ा सा ये गलत दिशा में चले गए। हाँ हाँ वाकई वाकई और वाकई ये वर्ड्स ना उस इंटरव्यूअर ने यूज किए थे ना हम कर रहे हैं कि उन्होंने कैश किसी तरह से भी किया है। और हमें साथ ही ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब इस इसकी फिल्मिंग हो रही थी और जिस कारण से आमिर और रागदा को सीरिया छोड़ना पड़ा, वो कारण था शॉन मैकलिस्टर का सीरिया में हाँ। गिरफ्तार हो जाना। और वो 5 दिन जेल में रहे। और उनकी जो जेल में जाने की खबर थी वो भी, आई थिंक जो वहां के रेवोल्यूशनरीज थे, उन उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, वो भी अरबी में। आई थिंक ये कोई न्यूज नहीं बनी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उनकी न्यूज भी इस तरह से बाहर आई कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्हें बिल्कुल पता था कि हमारे कौन कौन से साथी उठा लिए गए हम्म। हैं, उन्होंने ये सबसे पहले फेसबुक पर डाला। और फिर शायद ब्रिटेन से कुछ रिएक्शंस वहां पर गई कि भाई एक हमारा यहाँ का जो एक पत्रकार है वो मिसलोकेटेड है, मतलब वो हम उसको हाँ। ट्रेस नहीं कर और पा रहे अब हैं। कोई पता लगा सकता है कि कहाँ है वो, और कहाँ अब नहीं और है। अब याद कीजिए किस आत्मीयता से वो उसे मिलती है जब वो लेबनान आ जाता है, शॉन मैकलिस्टर। दोनों के दोनों उसे कितनी मोहब्बत से उसे वो मिलते हैं, क्योंकि एक रिश्ता बन चुका है। और मुझे लगता है कि मुश्किलों में जो लोग हाँ साथ रहते हाँ हैं वो तो वैसे भी, तो मतलब हम कितना ही कह लें कैश किया है या कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेटली दूर से देखें तो हमारे लिए कहना भी आसान है। लेकिन 5 साल किसी ऐसे देश में रहना, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहना, क्योंकि फिल्म तो, जैसा मैं शायद किसी और दिन भी आपसे बात कर रहा था, कि फिल्म तो वो इंग्लैंड में रह के भी बना सकता था, फंड लेके बीबीसी से, और या वहां के रेफ्यूजीज से भी बना सकता था, पर वहां बीच में जाना। और उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मेरा जो मकसद होता है वो, मैं कभी भी वर्ल्ड ऑडियंस को लेके नहीं सोच रहा होता हूँ। मैं अपने जो कुछ दोस्त हैं नॉर्थ इंग्लैंड में जो फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं उनको ऑडियंस मान के सोच रहा होता हूँ कि कल को जब वो न्यूज देखें, अगर उन्होंने ये फिल्म देखी हो, तो वो उस न्यूज से रिलेट कर पाए, उन्हें सीरिया कोई दूर दराज ना लगे, उन्हें लगे कि हाँ ये भी इंसान है, इनके साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है, या वो बुरा है। हाँ पर इसमें पता है और भी शायद लेयर्स हैं। जैसे फिर वही बात है कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में भी श्योर नहीं है और हम हमारी भी समझ इसमें बन रही है। लेकिन फिर उसी इंटरव्यू में एक जगह ये भी था कि मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ जो जो जिन जिन पर हम सवाल कर हम्म। सकते हैं। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर वे बनते हैं, वो सवाल इनवैलिड हम्म। बिल्कुल नहीं है। एक सवाल ये भी था कि शॉन इंटरव्यूज में कहते आए हैं कि ये जो फिल्म है ये उसके चौथे साल में कमीशन हुई, चौथे साल में उसको उनको फंड मिला। हम्म। और उनसे जब पूछा गया कि यही ये सवाल पूछा गया कि रागदा का जो कैरेक्टर था, रागदा की जो पर्सनैलिटी थी, जो जिस तरह की इंसान वो थी, क्या उसके कुछ और फॉइल्स हमारे सामने उजागर नहीं होने चाहिए थे? तो उस सवाल का शॉन का सीधा जवाब ये था कि मैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहीं पॉलिटिक्स को थोड़ा सा इनविजिबलाइज तो नहीं कर दिया है। तो उसका सीधा जवाब ये था कि अगर मेरी ये फिल्म पहले
कमीशन्ड हो गई होती तो शायद ये बिल्कुल अलग फिल्म होती। एक जवाब उनका ये था। दूसरा जवाब ये था कि मुझे बीबीसी जब कमीशन हुई तब भी बीबीसी 4 जिसकी बहुत ही एक माइनॉरिटी ऑडियंस है उसका एक स्लॉट मिला था मुझे, बाद में बीबीसी 1 का मिला। तो मैं पॉलिटिक्स पे अगर बहुत ज्यादा फोकस करता तो मैं एक बड़ी ऑडियंस को ये पिक्चर दिखा ही नहीं पाता। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह सकते हम, मतलब मुझे उनकी बातों से सिर्फ ये नहीं लगा कि उनका मोटिव ही था जब उन्होंने सब्जेक्ट उठाया या जब वो आमिर से मिले और आमिर ने कहा कि भाई आप हम हमें फिल्म करें, तभी उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि नहीं मुझे तो पर्सनल एस्पेक्ट पे थोड़ा फोकस करना है, मुझे पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि एक आयरनी ये भी देखो ना कि आमिर कह रहा है कि मेरी मेरी जो बीवी है वो जेल में बंद है और आप मुझे फिल्म करो। आप ये देख रहे हो कि इसका जो सबसे जो बिगिनिंग फोर्स है वो खुद वो क्या आमिर है? हाँ। एक आदमी, वो खुद आमिर है, वो टोटल पॉलिटिकल है, वो बहुत बड़ा खतरा सामने शॉन के दिख रहा है। शॉन का एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टैंड है ये कि वो आमिर की पिक्चर, आमिर को फिल्म करना करना करने को चूज करते हैं। तो वहां से जब ये शिफ्ट होता है पर्सनल की तरफ तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कॉन्शियस चॉइस थी। ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे चीजें बदलती गई और फिर वैसे वैसे इस फिल्म में और डायरेक्शन फिर लिया। एक इंसान की तरबियत भी तो होती है ना, कि अब आप कहानी लिखोगे और आपको पॉलिटिक्स की इतनी समझ है, मतलब एक्स वाई जेड, तो वो उतना एक्स वाई हाँ जेड हाँ उसमें कहीं आ जाएगा। आप चाहोगे बहुत ही पर्सनल स्टोरी लिखना, लेकिन आप पॉलिटिकल लिख डालोगे। और मतलब मैं चाहूंगा कुछ बिल्कुल एक प्लेन सीरियस लिखना, मैं उसमें कुछ फनी एलिमेंट डाल दूंगा, क्योंकि मेरी वैसी तरबियत है। तो ये तो मुझे लगता है कि जो किसी भी कोई भी किस्म का क्रिएटर है, ये उसके साथ अपने आप हो जाता है, बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे। मुझे 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 तरबियत से ज्यादा बाजार दिख रहा है इसमें। एक और एग्जांपल मेरे पास है इसमें कि जब इसकी पहली स्क्रीनिंग हुई इस फिल्म की और जब सबसे पहले रागदा और आमिर ने ये फिल्म देखी तो उन्हें शायद शॉन से बहुत शिकायतें रही अच्छा। कि यार तुमने ये क्यों क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया, ऐसा क्यों नहीं दिखाया, वैसा क्यों नहीं दिखाया। तो शॉन बताते हैं कि उन्होंने शायद ऑडियंस के साथ नहीं देखी थी पहले स्क्रीनिंग, अकेले में देखी थी, फिर उन्होंने दोबारा जो देखी तो वो ऑडियंस के साथ देखी। ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो शॉन कहते हैं कि आफ्टर सीइंग दैट फिल्म विद ऑडियंस दे अंडरस्टूड द फिल्म। उसने उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, अंडरस्टूड। हम्म। तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना मतलब मेरे दिमाग में है एक सवाल कि आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि आमिर और रागदा ने अपनी ही कहानी ऑडियंस के साथ देख के, जब उन्होंने ऑडियंस के साथ अपनी ही कहानी देखी तब उनको अपनी ही कहानी समझ में आई। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे मुझे ये चीज खटकी कि आप क्या बताना चाहते हो, वो उन्होंने किस नजर से देखी, या तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें बताते तो शायद हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता। और तो शायद अब हम लास्ट एक चीज पे बात करते हैं कि एक पल को ये मान लिया जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किसी की रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, और जो हमने फिल्म देखी है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं आमिर और रागदा, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और इनकी एक कहानी लिखी गई है और वो कहानी इस तरह से एक डायरेक्टर ने, शॉन ने दिखा दी है हमें। तो अगर इसको एक मूवी मान लिया जाए तो क्या तुम्हें फिर भी इसी तरह से ये फिल्म पसंद आती? हाँ, यहाँ पे वो बात दोबारा आती है जहां मैंने शुरू में जैसे कहा कि ये मेरे शुरुआती इन्फ्लुएंसेस में है ये फिल्म। तो मुझ पे इस फिल्म का इस तरह सिर्फ असर नहीं होता है कि कोई आदमी लैपटॉप उठा के फेंकने लगा है और कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो है ही नहीं। मेरे ऊपर इस फिल्म का असर ये है कि कोई एक तीसरा आदमी है जो अनजान देश से आया है, लेकिन वो अपने कैमरा को इतना इनविजिबलाइज कर देता है कि वो जितना मतलब रियल ड्रामा उसके सामने घट रहा है, और जितनी भी बाहर भी जो भी चीजें घट रही हैं, उन्हें एकदम वही रियलिटी से, मतलब एकदम एज इट इज स्क्रीन पे मुझे दिखा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि फिल्म का वंडर बहुत कम हो जाता अगर ये सिर्फ एक्टर्स होते, अगर ये सिर्फ अ, एक कहानी होती और कहानी में यही यही डायलॉग होते, फिर तो हम डायलॉग्स को और ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते। क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही कहा कि भाषा का जो जो कम्युनिकेशन गैप जो उसने किया, वो बहुत बड़ा था। और दूसरा, उस फिल्म का एक बहुत बड़ा वंडर उसका सारा का सारा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी है। उसमें आप सिर्फ कैरेक्टर्स या सब्जेक्ट्स को नहीं, आप फिल्म मेकर की भी मुश्किलात को उसके साथ लेते चल रहे हो कि हाँ इसके साथ भी कुछ हो रहा है।
और पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंट्री जैसा आपने कहा, तो फॉर्मेट वही है। और शायद इस वक्त के लिए तो मेरा जवाब ये है कि ये ना हो पाता। लेकिन यहीं पे मुझे वो फिल्म याद आ रही है, मैरिज स्टोरी, जो यही है, पति पत्नी का एक धीरे धीरे अलग हो जाना, जिसमें एडम ड्राइवर और स्कारलेट जॉनसन जिसमें एडम ड्राइवर और स्कारलेट जॉनसन है। तो उसमें जिस तरह की, मतलब एक सिमिलर, एक फॉलिंग अपार्ट ऑफ अ मैरिज है, मैरिज स्टोरी उसका नाम है, और इसका लव स्टोरी नाम है। तो पता नहीं, सुनने वाला हर कोई अपने आप जज कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे उतना एंजॉय कर पाता या नहीं कर पाता, बिकॉज, और एंजॉय कहते हुए भी मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब वल्गर जैसा आपने कहा, महसूस कर रहा हूँ कि महसूस कर, राइट, हाँ हाँ। कितने प्रिविलेज्ड पोजीशन में मैं बैठा हूँ, जहाँ पे मैं बैठ के अपने भी देश को गाली दे सकता हूँ, उसके देश को भी गाली दे सकता हूँ, डायरेक्टर को भी गाली दे सकता हूँ कि तुमने क्या बनाया और क्या किया, या फिर उतनी ही तारीफ कर सकता हूँ कि वाह क्या बनाया। और हाँ वाकई, और मुझे भी वो चीज याद आ रही है कि जब मैं ये कह रहा था कि भाई क्या रागदा से ये सवाल पहले नहीं पूछे जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि क्या रागदा अपनी जो वास्तविक जिंदगी है उसमें कभी उस पड़ाव पर थी, उस मोड़ पर थी, उस एक मोड में थी जिसमें कि शॉन जो है वो उससे वो सवाल पूछते, मतलब उनको ऐसा मौका मिला या नहीं मिला वो हम नहीं बिल्कुल जानते। बिल्कुल, मैं ये सोच ही और रहा मैं था, ये, क्योंकि एक साल तो उन्होंने जैसा कहा कि मुझे बहुत समय आमिर का कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट जीतने में लगा। फिर रागदा जेल से आई, फिर रागदा ने कहा कि हु द हेल इज दिस, उसका कॉन्फिडेंस जीतने में हम्म बहुत समय लगा। और फिर वो एक हम्म जर्नी है जो जो इतनी आसानी से वो 2 दिन में नहीं बनाई जा सकती थी। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि जैसे जैसे अब ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है यार, कि जब फिल्म मेकर अपनी अपनी इस पूरी मेहनत के बाद उसको एक प्रोडक्ट की तरह और एक मार्केट की भाषा में बातें करने लगता है, तो शायद हमारा भी दिमाग उसी तरफ चलने लगता है कि अच्छा हाँ यार, फिर तुमने आधे घंटे में, पिछले आधे घंटे में हमें क्या दिखाया, क्या इसे किसी और तरीके से दिखा सकते, नहीं दिखा सकते थे। हम भी कहीं ना कहीं उसकी मेहनत पे सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। खैर, ये सवाल तो उठते रहेंगे, और आई थिंक बहुत सारे सवाल हैं जो हम आगे भी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो उनसे रिलेट करके हमें शायद जवाब मिलते रहें। मेरे लिए तो शायद सबसे रिच एक्सपीरियंस यही रहा कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं फिल्म मेकिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट्री को लेकर, एक लोकेशन को लेकर जिस लोकेशन से वो कही जा रही है। हम्म। मैंने ये भी देखा कि जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई तुम्हें ये फिल्म बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, अगर तुम एक प्रिविलेज उससे आते हो तो क्या उनकी कम्युनिटीज के जो लोग हैं क्या वो फिल्म मेकिंग नहीं कर रहे हैं? तो एक ये भी चीज है कि एक जवाब ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम नहीं बनाते हैं, फिर देखेंगे तुम्हारी कौन बनाएगा, तुम्हारे यहाँ तो है नहीं। ये एक प्रिविलेज्ड जवाब है। लेकिन फिर हम जब अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, तो मैं विकिपीडिया पेज देख रहा था उसका, उसमें लिस्ट थी उसकी कि सिविल वॉर पे, सीरियन के सिविल वॉर पे कौन कौन सी फिल्में बनाई गई हैं। हम्म। तो जो पहली फिल्म थी वो आई थिंक उस लिस्ट में, जो पहली फिल्म थी वो 2013 में थी। और शॉन का एक जगह कहना है कि 2010 से जब इन्होंने शुरू की तो उस वक्त सीरिया के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता था। बिल्कुल कोई उस पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था और सुनना भी नहीं चाहता था। हम्म। जैसा कि आपने बाद में बोला भी कि जब मैं फ्रांस के लोगों से पूछता हूँ कि आप सीरिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका जवाब होता है कि उनको वहीं हम्म। रहने दो, वो बस यहाँ ना आए और अपना लड़े मरे कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना एग्जैक्टली। नहीं। तो ये सारे सवाल आई थिंक ये चर्चा चलती रहेगी। इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। अल्टीमेटली आई एम सॉरी, अम, मैं यहाँ पे एक आखिरी बात, वही एक्सपीरियंस जो है, जो 1 घंटा 10 मिनट आप कुछ देखते हैं और आपके लिए कोई ह्यूमनाइज हो जाता है। आप सीरिया को सिर्फ सीरिया के नाम से अब नहीं जानते, आपके लिए एक आमिर और रागदा वहां है, और हजारों आमिर और रागदा शायद वहां हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा सा भी कुछ भी रत्ती भर महसूस कर सकते हैं। और जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि मुझे रत्ती भर भी नहीं पता था सीरिया के बारे में या वहां के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, अब मुझे रत्ती भर पता है। तो मुझे नहीं पता कि इस अनुभव को मैं कितना बड़ा या कितना छोटा मानूं, लेकिन ये कुछ तो है। हाँ, ये कुछ तो है। अब ये तो शायद आई थिंक जो सीरिया पे जो तुम पहली पिक्चर देखते हैं शायद उसके बारे में शायद यही यही कह देते हैं ना। तो हाँ। मतलब दोनों दोनों चीजें ये साथ साथ चलती रहेंगी। आई थिंक ये हमारे भी सीखने का एक, हमारी सीखने की प्रोसेस है। ये सारे सवाल हमारे एक के बाद एक सवाल उठते रहेंगे और उनके जवाब ढूंढने में शायद हम ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे जो कंटेंट हैं, और फिर वही अच्छा कहते हुए एक दिमाग में खटकता है, लेकिन अच्छे कंटेंट हम देखते रहेंगे। हाँ, तो शायद इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। और जिन लोगों ने भी हमें सुना,
अगर आप हमें अब तक सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने शायद ये फिल्म यूट्यूब पर देख ली होगी, और आप जरूर बताएं कि इस पॉडकास्ट में जो चीजें हमने उठाई और जो सवाल जिनके जवाब देने से हम रह गए, वो उन सवालों के क्या आपके पास कोई जवाब हैं, आप वो जवाब देना चाहें, या आपके मन में कुछ और सवाल उठे, तो हमें जरूर आप ईमेल कर सकते हैं poshampa@gmail.com पर। या फिर अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप साथ ही हमारी वेबसाइट poshampa.org पर भी जा सकते हैं, जहाँ की कविताएं, कहानियां नए और पुराने लेखकों की आपका इंतजार कर रही हैं। हम जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ, अक्कड़ बक्कड़ के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।